हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं थोड़ा कुछ हट के लेके आया हूँ। ये कहने को तो केमिस्ट्री है, बट ये फिजिक्स से रिलेटेड है, तो ये चैप्टर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि आपकी तैयारी इसमें करा दूँ। जो भी हो सकता है मुझसे मैं कर रहा हूँ, और बाकी आप लोगों की मेहनत है। देखते हैं इसमें आज केमिस्ट्री के रिवीजन में पार्ट 1 में मैं आपको कैसा समझा पाता हूँ और आपको ये क्लास कैसी लगती है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारी केमिस्ट्री में एक चैप्टर है ठोस अवस्था। तो दोस्तों, आज हम उसको लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। अब तक दोस्तों हमने पढ़ा था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और नंबर 4 प्लाज्मा। तो दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस के बारे में तो हम सभी जानते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इनके बारे में। लेकिन प्लाज्मा आपने नया सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा होता क्या है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है और ये गर्म आयनित पदार्थ होते हैं जिनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दोस्तों, ये इकलौता ऐसा पदार्थ है जिसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बाकी सभी के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। दोस्तों, ये आप जानते होंगे। उदाहरण जैसे यह व्यवस्था अधिकांशतः लारों में पाई जाती है। लारों आप जानते होंगे, लार जैसे हमारे मुंह में बनती है, या कह सकते हैं रेशम के कीट का जो लार्वा होता है, या कई बार हमने देखा होगा मकड़ी वो तरल सा चिकना सा पदार्थ छोड़ती जाती है, उसे हम लार्वा कहते हैं और लार भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे ठोसों के वर्गीकरण पे। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा गया है और पूछा भी जाता है कि ठोसों का वर्गीकरण, और कई बार ये टिप्पणी भी पूछी गई है ठोसों के वर्गीकरण पे दोस्तों। और कई बार ये इसमें अंतर भी पूछा गया है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। ओके दोस्तों, तो इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सॉरी दोस्तों फॉर द डिस्टरबेंस। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, क्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों, परमाणु क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो परमाणु अणु या आयन का नियमित क्रम होता है क्रिस्टलीय ठोस में, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इनका नियमित क्रम नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित ज्यामिति होती है। ज्यामिति का मतलब उनका स्ट्रक्चर आप संरचना कह सकते हैं, लेकिन इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। लेकिन हमें एग्जाम में ज्यामिति ही लिखनी है। ओके दोस्तों, इनका गलनांक निश्चित होता है और इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ओके दोस्तों, गलनांक मतलब वो किसी भी पदार्थ को कितनी देर में गला सकते हो, उसके गलने की क्षमता को उसका गलनांक कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला है ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के। मतलब विषम दैशिक का मतलब है थोड़ा अजीब व्यवहार करते हैं और ये अपनी ही तरह का व्यवहार करते हैं। ओके दोस्तों, अगला है इनका शीतलन वक्र असतत होता है और इनका शीतलन वक्र सतत। यानी ये जब ठंडे होते हैं तो धीरे 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 ठंडे होते हैं। वो ये सॉरी उल्टा हो गया। ये वाले जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, ये जब ठंडे होते हैं तो धीरे 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 ठोस होते हैं, वो ठंडे होते हैं। बट जैसे आपने टीन देखी होगी, टीन का कोई डब्बा ले लो, अगर उसे हम गर्म करेंगे तो वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा।
और बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। बट ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये गर्म भी देरी से होंगे, गर्म भी हल्के हल्के होंगे और ठंडे भी हल्के हल्के होंगे। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है और क्वार्टज है, इसमें सिलिका है, कांच है और प्लास्टिक है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब बात आती है क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण की। ओके दोस्तों, तो इसमें पहला ठोस आता है आयनिक क्रिस्टल। तो दोस्तों बे क्रिस्टल जो धन आवेशित एवं ऋण आवेशित आयनों का जाल होता है, ये कठोर लेकिन भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे NaCl की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर एक घन के आकार का होता है। ये आकार इसका घन होता है दोस्तों, ये थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर Na+ होता है और यहाँ पर Cl- होता है दोस्तों। ये दो जालक होते हैं, इनका जो जाल होता है उसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, इसलिए भंगुर का मतलब होता है कठोर प्रकृति के। जब तक ये NaCl अलग अलग नहीं होंगे तब तक इसका मतलब इसे तोड़ नहीं सकते। ओके दोस्तों, इसमें उदाहरण में NaCl और KCl का भी स्ट्रक्चर घन के आकार का होता है और ये K+Cl- होता है। ओके दोस्तों, अगले होते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल। वे क्रिस्टल जो सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, इनकी प्रकृति भी कठोर होती है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में हम सहसंयोजक बंध के बारे में आपको बात करते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि सहसंयोजक बंध वे बंध होते हैं जिन्हें परस्पर साझेदारी से बनाया जाता है। जैसे दो लोग हों, एक ये हो और एक ये हो, इसके पास 2 रुपये हों और इसके पास भी 2 रुपये हों, और ये एक एक रुपये को का साझा करके एक अपने घर का सड़क बना लें, तो ये जो सड़क होगी वे सहसंयोजक सड़क कहलाएगी या बंध। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले होते हैं धात्विक क्रिस्टल। वे क्रिस्टल जिसमें धनात्मक कण इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं, इनकी प्रकृति तन्य तथा अधातुवर्धनीय होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में मैं समझाना चाहूँगा। धनात्मक कण इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं। डूबे रहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव कण होते हैं, जो धनात्मक कण होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों के अंदर यानी इलेक्ट्रॉनों से बहुत कसकर बंधे होते हैं, यानी बहुत ही कठोर तरह से जुड़े होते हैं। तो इनकी प्रकृति तन्य तथा अधातुवर्धनीय होती है। इसका मतलब तन्य का मतलब ये है ये स्ट्रेचेबल होते हैं, और अधातुवर्धनीय यानी ये धातु को वर्ध सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आणविक क्रिस्टल नंबर 4। आणविक क्रिस्टल वे क्रिस्टल जो ध्रुवीय या अध्रुवीय अणु से मिलकर बने होते हैं। इनकी प्रकृति मुलायम होती है, जैसे ठोस, CO2 या CCl4। ओके दोस्तों, अगले बढ़ते हैं क्रिस्टल जालक। दोस्तों त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के इकाई सेलों के नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे मैंने अभी NaCl का आपको बना के दिखाया था, ये NaCl का नहीं है, ये है NaCl का इकाई सेल। ओके दोस्तों, ये NaCl का इकाई सेल है। इसके एक कॉर्नर पर Na+ होता है, दूसरे कॉर्नर पर Cl- होता है, और ये जो डॉट दिख रहे हैं इन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे समझते हैं जालक बिंदु क्या होते हैं। क्रिस्टल जालक में कणों, परमाणु, अणु या आयन द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को जालक बिंदु कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इकाई सेल, एकक कोशिका या यूनिट सेल, ये तीनों एक ही के नाम हैं। इकाई सेल, एकक कोशिका, यूनिट सेल, कोई भी आ जाए आपको यही लिखना है। यह त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। जैसे किसी के पास एक सिक्का हो, एक एक सिक्का जोड़कर तो ये क्या है, इकाई है। अगर इसमें और भी अंक जोड़ दिए जाएंगे तो ये एक दहाई यानी पूरा एक यूनिट सेल बन सकता है। ये पूरा जालक बन जाता है। ओके दोस्तों, अब इकाई सेल के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है सरल घनीय सेल। केमिस्ट्री का ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है,
जिसको मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें है सरल घनीय जालक, और यही क्रिस्टल जालक के ऊपर ठोसों के वर्गीकरण का एक क्वेश्चन कई बार आया है और लॉन्ग क्वेश्चन आया है इसका। तो इसमें ये सारा कुछ लिखना है। तो पहली बात करते हैं सरल घनीय सेल की, SCC बोलते हैं इसे, सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें परमाणु, अणु या आयन कोशिकाओं के 8 कोनों पर स्थित होते हैं और प्रत्येक कोना 1/8वें हिस्से का साझा करते हैं, अतः इसमें प्रति यूनिट इकाई सेलों की संख्या 1 होती है। तो ये देख सकते हैं इसमें 8 कॉर्नर होंगे, 2 2 4 6 8 कॉर्नर होंगे। यह एक सरल घनीय सेल होता है। 1 × 1/8 यानी 8 कोनों पर एक एक जालक हो, एक एक मतलब परमाणु होता है। तो पूरे क्रिस्टल जालक का, पूरे यूनिट सेल का एक कोना 1/8 हो गया। ओके दोस्तों, अक्षीय दूरी A=B, ये सब इनके जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा सभी 90 अंश के होते हैं। अगले बढ़ते हैं अंतःकेंद्रित घनीय सेल। इसमें परमाणु, अणु या आयन कोशिकाओं के 8 कोनों पर स्थित होते हैं और प्रत्येक कोना 1/8वें हिस्से का साझा करते हैं, सिंपल जालक की तरफ, सिंपल क्यूबिक सेल की तरह। लेकिन एक परमाणु केंद्र में होता है जो किसी प्रकार का साझा नहीं करता, अतः इसमें प्रति यूनिट इकाई सेलों की संख्या 2 होती है, क्योंकि 8 × 1/8 प्लस 1 बीच में है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फलक केंद्रीय घनीय सेल। इसमें परमाणु, अणु या आयन कोशिकाओं के 8 कोनों पर स्थित होते हैं और प्रत्येक कोना 1/8वें हिस्से का साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 6 फलक होते हैं और तब प्रत्येक फलक में 1/2 हिस्से का साझा होता है, अतः इसमें प्रति यूनिट इकाई सेलों की संख्या 4 होती है। आप देख सकते हैं किसी भी दीवार को अगर देखेंगे, किसी भी रूम को अगर देखेंगे तो वो एक इकाई सेल के रूप में है। तो दोस्तों उसमें 6 दीवारें होती हैं, एक तो छत होती है, एक फर्श होती है और 4 दीवारें होती हैं। ओके दोस्तों, सामने वाली दीवार को हम पेज पे नहीं दर्शा सकते। ओके दोस्तों, तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होती है। आगे बढ़ते हैं, समन्वय संख्या क्या होती है। किसी क्रिस्टलीय संरचना में किसी आयन के चारों ओर उसके समीपस्थ आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। इकाई कोश का समन्वय संख्या ये दिखाया गया है। इकाई कोश का यानी इकाई सेल ये है, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है SCC की, और BCC की 8 होती है, FCC की 12 होती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इकाई सेल का घनत्व। इकाई सेल का द्रव्यमान तथा इकाई सेल के कुल आयतन के अनुपात को इकाई सेल का घनत्व कहते हैं, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं और इसे निकालते इस तरह से हैं, इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन, P = Z/m/AQ/N0। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर अच्छी लगी हो तो मैं केमिस्ट्री पे कोशिश करूँगा, अदरवाइज मैं सिर्फ फिजिक्स की तैयारी ही कराऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।